नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 2 नवंबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है ग्रुप ऑफ सेवन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में G7 कहते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 स्टेटमेंट हैं और आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में से कितनी सही है। तो ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया था। G7 देश में यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत और अमेरिका शामिल हैं। G7 का जो सचिवालय है वो आपको ब्रुसेल्स के बेल्जियम में देखने को मिलेगा। इसका अध्यक्ष का जो पद होता है सदस्यों देशों के बीच 2 वर्ष में स्थानांतरित होता है। अब आपको बताना है कि जो आपने 3 स्टेटमेंट पढ़े हैं उनमें से कितने सही हैं। क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, सभी के सभी सही हैं और इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक ही ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है और 2 स्टेटमेंट हैं गलत। तो पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट कौन सा सही है। तो जो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है भारत। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? भारत लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको फोटो देखी होगी G7 कंट्रीज की, इसमें आपको भारत का मैप नहीं दिख रहा, यानी G7 कंट्रीज में भारत शामिल नहीं है, इसीलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। फिर लिखा हुआ है G7 का जो सचिवालय है वो आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में देखने को मिलेगा। लेकिन मेन बात तो ये है कि जो G7 कंट्रीज होती हैं या G7 का जो समिट होता है हर साल, उसका कोई भी सचिवालय नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अध्यक्ष का पद होता है सदस्यों देशों के बीच में 2 साल के बीच में हस्तांतरित होता है, ये भी गलत लिखा है, हर साल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा देख लेते हैं G7 के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया G7 में कौन कौन से कंट्री देखने को मिलेंगे? जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान। ये है G7 कंट्रीज। इससे पहले ये G8 था, रसिया को हटा दिया गया 2014 में, उसके बाद फिर से ये G7 हो गया। अब आपको ध्यान में ये रखना है जो G20 कंट्रीज है वहां पर आपको G7 कंट्रीज देखने को मिलेंगे और G20 में इंडिया भी शामिल है, लेकिन G7 में इंडिया शामिल नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो G7 है ये एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। G7 देशों की जो वार्षिक बैठक होती है वहां पर क्या किया जाता है? वहां पर ग्लोबल लेवल पे जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे जो सामान्य हित के मुद्दे होते हैं ना, उनके ऊपर विचार किया जाता है। उसके बाद अगर हम औपचारिक चार्टर की बात करते हैं या फिर सचिवालय की बात करते हैं तो G7 के पास ना तो औपचारिक चार्टर है और ना ही सचिवालय है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कोई भी जो एजेंडा होता है ना, जिस एजेंडे के ऊपर मतलब बात की जाएगी उसको स्थापित करने का काम किसका होता है? वो होता है अध्यक्ष का काम। अध्यक्ष बताएगा कि क्या एजेंडा होना चाहिए, किस पे हम चर्चा करेंगे। अब जो ये अध्यक्ष होगा, ये अध्यक्ष कहाँ से आएगा? जो मेंबर्स होंगे ना, हर साल क्या होता है, ये मेंबरशिप जो होती है, मेंबरशिप यानी अध्यक्ष की जो मेंबरशिप होती है वो ट्रांसफर होती रहती है अलग अलग कंट्री के ऊपर। मान लेते हैं कि इस कंट्री का अध्यक्ष बना हुआ था तो ये ट्रांसफर हो जाएगा किसी और के पास, फिर अगले बार कोई और, फिर कोई और, इस प्रकार से ये काम करता है। उम्मीद है आपने G7 के बारे में समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोलता है हमास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कितने सही हैं। हमास एक फिलिस्तीनी राजनीतिक सशस्त्र समूह है जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। यूएसए ने 1997 से हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है, जबकि कोई अन्य देश यह दृष्टिकोण नहीं अपनाते हैं। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। उम्मीद है आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है केवल स्टेटमेंट नंबर जो 1 है वो सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है। देखिए जो हमास है वो आपको देखने को मिलेगा फिलिस्तीन के अंदर। वो फिलिस्तीनी एक राजनीतिक सशस्त्र समूह है।
फिलिस्तीन में भी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो आपको गाजा पट्टी में देखने को मिलेगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको पता है इस समय जो इजराइल है और जो हमास है उनके बीच में युद्ध चल रहा है, ठीक है, यानी गाजा पट्टी के अंदर अभी इस समय युद्ध चल रहा है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, ये भी बिल्कुल सही लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूएसए ने क्या किया था कि 1997 में इसको एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई अन्य देश इसको आतंकवादी संगठन नहीं मानता है, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं और भी अलग कॉन्टिनेंट के ऐसे देश हैं जो हमास को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं, ठीक है। इसीलिए जो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है, क्योंकि इसको आतंकवादी संगठन मानने वाले कई सारे देश हैं, ठीक है। तो ये आपने देख लिया हमास के बारे में। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोलता है तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के गोल्डन क्रिसेंट क्षेत्र में शामिल है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक। विश्व के गोल्डन ट्रायंगल भाग में शामिल हैं म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। फिक्की कैस्केड जो भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ की एक पहल है। अब आपको बताना है जो आपने 3 ऊपर स्टेटमेंट पढ़े हैं उनमें से कितने सही हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, सभी 3 सही हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं है। उम्मीद है आपने इसको भी सोल्व कर लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 2 ही ऐसी स्टेटमेंट है जो सही है और एक स्टेटमेंट ऐसी है जो गलत है। तो पहले देखते हैं कि स्टेटमेंट गलत सही कौन सी है। सही है फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ना वो गलत है, ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इराक लिखा हुआ है, ठीक है। इराक गोल्डन क्रिसेंट में नहीं आता है, ठीक है, वो आता है कौन सा है, वो आता है ईरान। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनके बारे में, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल के बारे में और गोल्डन क्रिसेंट के बारे में। देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया के अगर आप वेस्ट साइड देखेंगे और ईस्ट साइड देखेंगे तो आपको 2 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है, इस वाले को गोल्डन क्रिसेंट, और जो ये ट्रायंगल है इसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल का मतलब क्या है, देखिए ट्रायंगल का मतलब ये है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में जहाँ पर गोल्डन जो क्रिसेंट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। वहां पे क्या लिखा हुआ था, इराक लिखा हुआ था, इसीलिए वो गलत हो गया, ईरान है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 है और यहाँ पर भी 3 है, वो 3 कौन से हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्रग जो होता है ना, ड्रग उनका प्रोडक्शन किया जाता है यहाँ पर भी और इस जगह पे भी। दोनों जगह में क्या होता है, ड्रग का प्रोडक्शन होता है काफी ज्यादा मात्रा में। विश्व के स्तर पर सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है ना और जो सप्लाई की जाती है वो इन्हीं 2 क्षेत्रों से की जाती है, ठीक है। और भारत के अंदर भी जो ड्रग्स वगैरह आते हैं वो इन्हीं 2 क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। इस एरिया से यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से भी आ जाते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान होता है कभी कभी क्या करता है, नेपाल को पहले सप्लाई करता है और नेपाल से भी भारत के अंदर सप्लाई हो जाती है। तो ये आपने देख लिया कि गोल्डन जो क्रेसेंट होता है उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान है, और जो गोल्डन ट्रायंगल है उसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं फिक्की कैस्केड की, जो आपका थर्ड स्टेटमेंट था वो क्या है, देखिए जो फिक्की कैस्केड है एक समिति है, अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली जो तस्करी और जालसाजी होती है ना, उसको उन गतिविधियों के खिलाफ एक समिति बनाई गई थी, उसी को हम बोलते हैं फिक्की कैस्केड, ठीक है। ये किसकी एक पहल थी, ये एक पहल थी फिक्की की, यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक पहल थी, ठीक है। इसको कब स्थापित किया गया था, 18 जनवरी 2011 को, कि भारत और विश्व स्तर पर जो जालसाजी होती है, ठीक है, उसका हम सामना कर सकें। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ पर चक्रवात के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर देश बताए गए हैं कि यहाँ पर ही चक्रवात आते हैं। सबसे पहला जो है स्टेटमेंट वो बोलता है टाइफून, वो आता है दक्षिण पूर्वी एशिया में। हरिकेन आता है उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, और टॉर्नेडो आता है पश्चिम अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका में। आपको बताना है कितने सही सुमेलित हैं, ठीक है। केवल जो सेकंड ऑप्शन है
जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, 1 3 ठीक है, 2 3 ठीक है, और 1 2 3 ये भी ठीक है। अब जो ये नाम लिखे हुए हैं ना, टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो, ये किसके नाम है? ये नाम है साइक्लोन के, यानी चक्रवात के नाम है। अब जो चक्रवात के नाम है वो अलग अलग जगह पे इसको हम अलग अलग नाम से हम इनको देखते हैं। तो देखिए, अगर जो चक्रवात है वो इंडिया के आसपास आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम साइक्लोन ही बोलेंगे। लेकिन अगर वो जापान के आसपास आता है, कहाँ पे? जापान के आसपास, यानी जो ईस्ट एशिया है, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया है, अगर इस तरफ आता है, इसको हम क्या बोलेंगे? टाइफून बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइफून बोलेंगे। उसके बाद जो ये आपको एरिया दिख रहा है यूएसए, ठीक है, और ये है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के अगर वो ईस्ट में आता है या फिर अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में आता है तो उसको क्या बोलेंगे? हरिकेन बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हरिकेन आता है, यहाँ पर टाइफून आता है, और यहाँ पर हम इसको साइक्लोन ही बोलते हैं। लेकिन जो पश्चिमी अफ्रीका है ना, और जो दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर हम इसको टोर्नेडो बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसीलिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी 1 और 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हरिकेन है वो उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में नहीं आता है। ठीक है, जैसे कि आपको हमने अभी बताया कि हरिकेन कहाँ पर आता है? हरिकेन आता है यहाँ पे पैसिफिक ओशन के ईस्ट में और अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में। ठीक है, इसीलिए जो ये लिखा हुआ है ना कि उत्तर और पश्चिम के ऑस्ट्रेलिया में आता है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बोलता है जो ब्रू समुदाय है, ब्रू जो कम्युनिटी है, उसके संदर्भ में आपको जो नीचे 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उसके बारे में बताना है कि कितने सही लिखे हुए। वे काउब्रू भाषा बोलते हैं। वे एक खानाबदोश आदिवासी जनजाति हैं जो भारत के उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहती है। आपको बताना है, आपके जो ऑप्शन है वो है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 सही है, ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। तो देखिए, जो ब्रू समुदाय है वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब ये देख लेते हैं कि ये खबरों में क्यों आए हैं। देखिए, ये आपको देखने को मिलेंगे 3 राज्यों में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ये आपको देखने को मिल रहा होगा, नॉर्थ ईस्ट का मैप है ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो ब्रू समुदाय है वो देखने को मिलते हैं। एक है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा, और थर्ड नंबर पे आता है असम। अब कुछ जनजाति ब्रू जो समुदाय के कुछ जो लोग थे, उनको जो केंद्र जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया कि त्रिपुरा में इनको भेज दिया गया। क्या कर दिया? मिजोरम से स्थानांतरित करके त्रिपुरा में इनको भेज दिया गया। अब इससे क्या हुआ कि त्रिपुरा के अंदर अगर इलेक्शन होंगे तो वहां पर जो ब्रू समुदाय है वो तो मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, अपना वोट नहीं दे पाएंगे। ऐसा ये पहली बार हुआ है। ठीक है, ऐसा ये पहली बार हुआ है कि जो ब्रू समुदाय है मिजोरम के चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। उनको कहाँ भेज दिया गया? उनको भेज दिया गया त्रिपुरा के अंदर। इनको हम रियांग भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रू समुदाय है इनको हम रियांग भी कहते हैं। ये पूर्वोत्तर यानी जो उत्तर पूर्व जो एरिया था मैंने आपको दिखाया, पूर्वोत्तर के स्वदेशी लोग हैं जो मुख्य रूप से आपको बताया मैंने त्रिपुरा में रहते हैं, मिजोरम में रहते हैं और असम में रहते हैं। ये कोब्रू नामक भाषा बोलते हैं और जो बोली है वो है कोक बोरोक। ठीक है, अब त्रिपुरा के अंदर इनको नामित किया गया है कमजोर जनजातीय समूह के रूप में। ठीक है, ये इंडो मंगोल वंश के हैं। इनकी जो भाषा है वो तिब्बती बर्मन परिवार की ऑस्ट्रो एशियाई जनजाति से संबंधित है। अब इनके अंदर भी आपको जातीय रूप से 2 कुल देखने को मिलेंगे, एक है मैस्का और दूसरा है मोलसोई। ये 2 कुलों के अंदर विभाजित हैं। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ब्रू समुदाय की। इसी हिसाब से आपने ये देख लिया कि जो दोनों के दोनों ऑप्शन लिखे हुए हैं वो यहाँ पर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, क्योंकि ये कि खानाबदोश आदिवासी हैं और भारत के उत्तर पूर्वी प्रांतों में रहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और कोब्रू भाषा बोलते हैं। इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका सी जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आज आपने जो 5 क्वेश्चन सोल्व करे हैं उससे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद तो आई ही होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान।
थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।